वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। टॉपिक आज का है सब्लिमेशन। अभी तक आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें यह है कि आप एक सॉलिड लेते हैं और उस सॉलिड को सॉलिड को हीट करते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। उसको हीट करते हैं, वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये जो जनरल हम जानते हैं, जो आम चीज़ है जिसके बारे में हमें पता है कि एक हमारे पास सॉलिड है, उसे हम हीट करते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर एक लिक्विड है उसको हम हीट करते हैं तो वो गैशियस फॉर्म में आ जाता है। ये एक जनरल फिनोमेना है जिसके बारे में हमें पता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है। और मैं उनमें से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आपके साथ बात करता हूँ। आपने बड़ा ही एक कॉमन सी बात देखी होगी अपने घरों में। अक्सर जब विंटर्स ख़त्म होती हैं तो विंटर में यूज़ होने वाले क्लोथ्स को हम क्या करते हैं, हम उनको रख देते हैं अलमीरा में या कहीं पर भी उसको स्टोर कर देते हैं ताकि अगले विंटर्स में उनको हम यूज़ कर सकें और उन पर मौत का अटैक ना हो। मौत मतलब उसको कीड़ा ना लगे। इससे बचाने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, वी यूज़ नेफ्थलीन बॉल्स, है ना। ये कॉमन चीज़ है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ में लाते हैं और ये एक बेसिकली इंसेक्ट्स वगैरह से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं हम इनको। वाइट कलर के बॉल्स होते हैं, आपने आम देखे होंगे। विंटर जब ख़त्म हो जाती है तो उन क्लोथ्स को स्टोर किया जाता है पूरे समर में ताकि नेक्स्ट विंटर में हम उनका यूज़ कर सकें और उनको मौत ना लगे, उन पर मौत का अटैक ना हो, यानी कि उन पर इंसेक्ट्स के अटैक ना हो। उनसे बचाने के लिए क्या किया जाता है, उनमें नेफ्थलीन बॉल्स डाल दी जाती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स। ओके, और जब नेक्स्ट विंटर शुरू होने वाली थी, जब आप दोबारा से उसको निकालते हैं तो देखते हैं कि नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं वो अलमीरा में नहीं होते। स्टोर जहां पर आपने किया होता है जिन बॉक्सेस में, उनमें नहीं होते। तो नेफ्थलीन बॉल कहाँ चला गया? ओके, सोचने वाली बात है। एक और बात बताता हूं, आप, ये भी बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है। हम घरों में अक्सर एयर फ्रेशनर्स का यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली वॉशरूम वगैरह में आप ओडोनिल का यूज़ करते होंगे या कोई और इस तरह के एयर प्योरीफायर्स का यूज़ करते होंगे, एयर फ्रेशनर्स का यूज़ करते होंगे। तो अंदर एक केक होता है, ठीक है। जब वो ख़त्म हो जाता है, आप चेक करें, वहां पर अंदर आपको कोई भी केक जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो वो केक कहाँ चला गया? तो यहां पर क्या हुआ, इन दोनों ही केसेस में सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इस तरह से खत्म होता गया। और एक टाइम ऐसा आया पूरी तरह से खत्म हो गया। जैसे नेफ्थलीन बॉल का हमने एग्जाम्पल दिया। नेफ्थलीन बॉल अपने आप ही इवेपोरेट होता रहता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि खत्म हो जाता है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं, वी कॉल दिस फिनोमेना सब्लिमेशन। और हम कहते हैं कि जो भी सॉलिड है ये सब्लाइम हो गया। क्या हो गया? ये सब्लाइम हो गया। तो इसमें याद रखना है, इसमें डायरेक्टली एक सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है या गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप उसको हीट करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप उसे कूल करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सब्लिमेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होगा, सॉलिड जो है डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और वेपर्स जो है डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। इस फिनोमेना को वी कॉल दिस फिनोमेना सब्लिमेशन। और यहां पर हम कहते हैं कि सॉलिड जो है सब्लाइम हो गया है वेपर्स में। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इसमें एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, ये तो मैंने कॉमन एग्जाम्पल्स बताई जो आपके डे टू डे लाइफ में आप देखते रहते हैं। नेफ्थलीन का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने वो एयर फ्रेशनर का एग्जाम्पल दिया जो ओडोनिल के नाम से हम, एक ब्रांड है उसका, हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसमें दे सकते हैं, लेकिन एक और कॉमन एग्जाम्पल है और वो कॉमन एग्जाम्पल है ड्राई आइस की। ड्राई आइस, एक तो वो आइस होती है जो आपके घरों में आप इस्तेमाल में लाते हैं, आप हाथ में पकड़ते हैं और आपका हाथ गीला हो जाता है, ठीक है। दूसरी ये आइस होती है, इसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। इसको आप हाथ में पकड़ते हैं, आपका हाथ गीला नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि वो आइस का जो क्यूब होगा वो गायब हो जाएगा। कहाँ गायब हो गया? वो एटमॉस्फेयर में चला गया। एक्चुअली ये ड्राई आइस जो है वो
कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को सब्लाइम करके ड्राई आइस की फॉर्मेशन की गई होती है। तो ड्राई आइस जो है, जैसे उसको हीट देते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और एटमॉस्फेयर में उसका लॉस हो जाता है। सो ड्राई आइस विच इज एक्चुअली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सब्लाइम्स एट, याद रखना है, इट सब्लाइम्स एट 195 केल्विन, और इसको हम वी कॉल -78 डिग्री सेल्सियस। हम कहते हैं कि -78 डिग्री सेल्सियस में ये सब्लाइम होगी। तो जो ड्राई आइस है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस इज एक्चुअली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड ड्राई आइस सब्लाइम्स एट -78 डिग्री सेल्सियस और 195 केल्विन, जो भी आप यूज करना चाहें टर्म यहां पर यूज कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस में करना चाहते हैं तो उसमें भी हो सकता है, और बहुत सारी एग्जाम्पल इसकी हो सकती है। तो अभी तो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है नेफ्थलीन की, ड्राई आइस की, आप बहुत सारी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नाम सुना होगा आपने, नाम तो सुना ही होगा ना। अमोनियम क्लोराइड, ओके, नाम, ये एक कॉमन केमिकल है, बहुत ही इसके बारे में आपने सुना होगा। हम कहते हैं इसको अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक्चुअली, इसके बारे में आपको बताऊं कि इसका भी नेचर जो है वो ऐसा ही है। ये भी जो है इट अंडरगोज सब्लिमेशन ऑन हीटिंग, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो है इट अंडरगोज सब्लिमेशन ऑन हीटिंग। फॉर्मूला होता है इसका, आपको मैं बता दूं, ओके, NH4Cl। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया एक और कॉमन चीज़ हम जो हम हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ में लाते हैं वो है कैम्फर। नाम सुना होगा आपने, कैम्फर बहुत ज़्यादा यूज़ में हम लाते हैं। नेफ्थलीन, एंथ्रोसीन, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, ये सब जो हैं ये सब्लाइम हो सकते हैं, इनमें सब्लिमेशन जो है वो पॉसिबल है। तो इसमें सबसे आपको मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो एग्जांपल है ना अमोनियम क्लोराइड की है, ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, इसके बारे में बात की जा सकती है, एग्ज़ाम में भी इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा चलते हैं आगे। क्या सब्लिमेशन का कोई फ़ायदा भी है? यस, सब्लिमेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर बताता हूँ। जो बहुत ठंडे एरिया होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, ओके, जहाँ पर, ये मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, यूजेस या एप्लीकेशंस, यूजेस नहीं, टर्म सही है, एप्लीकेशंस। सब्लिमेशन की एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहली एप्लीकेशन तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा सर्द इलाके हैं जहाँ पर अक्सर स्नोफॉल होता रहता है, वहाँ पर स्नो सब्लाइम हो जाती है डायरेक्टली टू वेपर्स, ओके। स्नो जो है वो सब्लाइम हो जाती है डायरेक्टली टू वेपर्स। तो ये मैंने पहला आपको बताया, मैंने एग्जाम्पल आपको किसका दिया, स्नो का, ओके। तो अक्सर बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पर स्नोफॉल जहाँ होती रहती है, वहाँ पर अक्सर स्नो जो है वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, सब्लाइम हो जाती है। आपके घरों में आजकल हम लोग फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ करते हैं, है ना। जो पुराने फ्रिज होते थे ना, पुराने फ्रिज में क्या होता था, जैसे ही लाइट जाती थी, जो बर्फ़ वाला पोर्शन होता है, रेफ्रिजरेटर जो होता था, वहाँ से बर्फ़ जो होती मेल्ट होना शुरू हो जाती थी। और फिर जो है अगर आप अपने पेरेंट्स को पूछिएगा, वो बताएंगे आपको कि फिर वो क्या होता था, सारी बर्फ़ पिघल जाती थी और फर्श पर पानी पानी हो जाता था। लेकिन आजकल जो है वो जो रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं वो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर हैं। उनमें क्या होता है, जो बर्फ़ जमी भी होती है, जो वॉल्स होते हैं फ्रीज़र के, उनके ऊपर जो बर्फ़ जमी भी होती है वो सीधे सब्लाइम हो जाती है when warm air is circulated through the compartment during the defrost cycle। एक्चुअली क्या होता है, ये सिस्टम होता है रेफ्रिजरेटर में, अपने आप ही डीफ्रॉस्टिंग ऑन होती है और उस एक फिक्स टाइम के बाद, और उस टाइम पे क्या होता है, वो जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है, लेकिन सब्लाइम होने के लिए,
चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा जिसके बारे में हमारी जानकारी जो है वो ज़रूरी है, और वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी चीज़ों की प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं, उनकी केमिकल्स जो हैं, उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए भी सब्लिमेशन का फिनोमेना जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज वेरी यूजफुल इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सम सॉलिड्स। एंड व्हाट आर दीज सॉलिड्स? These are actually special solids where sublimation is possible. In these solids which sublime on heating, इनमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो होता है, इनमें नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज जो है मौजूद होती हैं। तो मैं इनके बारे में फिर से आपको बता दूं। Here the process of sublimation is very useful in the purification of some solids which sublime on heating and contain non-volatile impurities, जिनमें non-volatile impurities जो है वो मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक इम्प्योर सैंपल लेते हैं नेफ्थलीन का जिसमें नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज होती हैं और आप उसको हल्का सा हीट करते हैं, तो क्या होगा? नेफ्थलीन जो है वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा, और जो भी आपने उसके लिए डिवाइस यूज़ किया है उसका जो कंडेंसर होता है वहाँ पर जाकर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होंगी वो नहीं, वो तो अपनी जगह पर जिस भी डिवाइस में, जिस भी डिश में आप उसको कर रहे होंगे वो वहाँ पर ही रहेगी। तो कहने का मतलब है ये फिनोमेना प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। मैंने तो आपको नेफ्थलीन बॉल का एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में आपको बताया, और वो है इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड। आप इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड लेंगे, उसको इवेपोरेट करने के लिए छोड़ेंगे या हीट करेंगे आप उसको, उस सैंपल को इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड के, और आप देखेंगे कि वेपर्स की फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड इवेपोरेट होना शुरू होगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक वोलाटाइल सब्सटेंस है, वो सब्लाइम हो जाता है, लेकिन उसकी इंप्योरिटीज जो है वो नॉन वोलाटाइल होंगी, इसलिए वो डिश में ही रह जाएंगी, चाइना डिश में ही रह जाएंगी। अमोनियम क्लोराइड जो है इवेपोरेट होगा, और वो जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे होंगे या आपने इन्वर्टेड फनल यूज़ किया होगा, तो उसकी दीवारों पर जाकर वो जमा हो जाएगा। तो आप देखेंगे दीवारों पर क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, इट इज अबाउट सब्लिमेशन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम केवल जो बात कर रहे थे वो ज़्यादा टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे थे कि टेम्परेचर चेंज करने पर किस तरह से क्या इम्पैक्ट होगा स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर, लेकिन अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर का। ओके, तो प्रेशर जो है उसको चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो बड़ा ही सिंपल सी बात है। आप इसको बड़े छोटी सी एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर सपोज करिए ये एक कंटेनर है और आपने यहाँ पर एक पिस्टन लगाया हुआ है, और यहाँ पर सपोज करिए गैसेस हैं। अब आप इसे अगर कंप्रेस करेंगे, अगर आप इसे कंप्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पार्टिकल्स जो हैं ये दे विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, है ना। ये देखेंगे ये बहुत बिल्कुल पास आ जाएंगे, वही कुछ इस तरह से हो जाएंगे। आपने कंप्रेस किया और आप इसको पिस्टन को यहाँ तक ले आए, तो आप देखेंगे कि ये जो है दे विल कम क्लोजर। ओके, दीज पार्टिकल्स विल कम क्लोजर, एंड when they come closer, what is going to happen? The state of matter is going to change. अगर ये गैस है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये आपने सपोज करिए कंप्रेस करना शुरू किया। ये पिस्टन है, पिस्टन उस तरह का चीज़ होती है जो आपने देखा होगा इंजेक्शन में होता है ना पीछे, जिसको थंब से पुश करते हैं ताकि सॉलिड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जा सके, है ना। वो पिस्टन है, ये है पिस्टन। तो ये गैशियस फॉर्म में कोई सब्सटेंस है और ये पिस्टन लगा हुआ है। अगर आप इस पर प्रेशर डालेंगे तो ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो ये गैस जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप फर्दर इसको कंप्रेस करना चाहेंगे, अगर सपोज करिए आप फर्दर इसको कंप्रेस करते हैं, ओके, तो अब आपके ख्याल में क्या होने वाला है? अब होने वाला ये है कि ये जो गैस आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दी थी, अब आप देखेंगे कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं
वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ओके, और डेफिनेटली इसको कंप्रेस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ये तो इसमें तो सोचने वाली बात ही कोई नहीं है। आप गैशियस फॉर्म में आपके पास एक सब्सटेंस है, ये पिस्टन है, आपने इसको कंप्रेस किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसको फर्दर अगर आप कंप्रेस करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। आपके घरों में हमारे ये कॉमन फिनोमेना हो सकता है, लेकिन सिंस इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं, इसीलिए हम ये घर में कॉमनली कर नहीं पाते। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। सो टू कन्वर्ट अ गैस इनटू अ लिक्विड और टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड, द इंटरपार्टिकल डिस्टेंसेस मस्ट बी डिक्रीज्ड, है ना। यहां पर आपने देखा कि इंटरपार्टिकल डिस्टेंसेस डिक्रीज करनी जो है वो जरूरी है, जो हमने यहां पर करके देखी। एंड द इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी स्ट्रॉन्गर, और इस केस में आप देखेंगे इंटरपार्टिकल फोर्सेस जो हैं वो भी स्ट्रॉन्गर हो सकती हैं। लेकिन अब ये सब काम जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं? दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। पहला तो मैंने आपको बताया, बाय अप्लाइंग प्रेशर। आपने गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, प्रेशर से ही आपने इसको चेंज किया ना, तो प्रेशर अप्लाई करके ही आप इसको चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर को। और दूसरा क्या है? बाय लोअरिंग टेम्परेचर। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मैं आपको फिर से बता दूं, हम यहां पर एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं या एक लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। और एक गैस को लिक्विड में या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए या तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा प्रेशर, या आपको टेम्परेचर को लोअर करना पड़ेगा, यानी कि कम करना पड़ेगा। ठीक है। और कई केसेस में तो ऐसा है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फैक्टर्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपको प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा और आपको टेम्परेचर भी जो है वो कम करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में बता रहा था। अगर आप गैसियस फॉर्म में कोई मैटर आपके पास मौजूद है एंड यू वांट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, यू हैव टू अप्लाई प्रेशर एंड इट चेंजेस टू लिक्विड। And if you want to change a liquid into a solid, you have to apply pressure to this liquid so that it can the particles come close to each other and it changes from liquid to solid. एक गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने पढ़ा। और दूसरा मैंने आपको बताया, टेम्परेचर को लोअर करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं टेम्परेचर को लोअर करके? उसके बारे में आपको याद होगा, मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, जहां हम टेम्परेचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। जब भी आप टेम्परेचर कम करते हैं, अब मैं इसके बारे में बता रहा हूं, ओके, ये तो मैं आपको बता चुका हूं इस एग्जाम्पल के साथ। जब भी आप टेम्परेचर कम करते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी आप टेम्परेचर कम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस मतलब इट स्लोज डाउन, मूवमेंट जो है बड़ी कम हो जाती है। ठीक है। और फिर क्या होगा? इसके कारण क्या होगा? इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस जो हैं वो भी डिक्रीज कर जाते हैं। ओके, जब टेम्परेचर लोअर होता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस डिक्रीज करते हैं। और जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस डिक्रीज करते हैं तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाती हैं? वो स्ट्रांग हो जाती हैं। जब इंटर पार्टिकल फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं तो ये पार्टिकल्स दे कम क्लोज टू ईच अदर and change the state of matter from gases to liquid और liquid to solid। तो मैं रिपीट कर देता हूं, प्रेशर अप्लाई करने से भी गैसेस लिक्विड और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं, और टेम्परेचर को लोअर करके भी ऐसा हो सकता है। टेम्परेचर को लोअर करके मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कैसे होता है ये, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। टेम्परेचर लोअर करने से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के डिक्रीज हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के जब डिक्रीज होते हैं तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस भी कम हो जाता है, और जब वो भी डिक्रीज हो जाता है तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है वो क्या हो जाती हैं? स्ट्रांग हो जाती हैं। इस तरह से एक गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो सकती है और लिक्विड जो है एक सॉलिड में चेंज हो सकता है। ओके, सो इट इज एविडेंट दैट अ गैस कैन बी लिक्विफाइड आइदर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द केसेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज फैक्टर्स इज यूज्ड टू लिक्विफाई द गैसेस। और अक्सर क्या होता है, बहुत सारे केसेस में इन दोनों कंसेप्ट्स का जो है वो इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। अब एक और चीज,
और वो क्या है वो भी आप देख लें। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं, जैसे अगर आप बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, अगर आप बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर आप बात करते हैं अमोनिया की, ओके, तो ये गैसेस ऐसी हैं, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी इस तरह की गैसेस। दीज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड इजीली आइदर बाय अप्लाइंग प्रेशर, अगर आप इन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, just by applying pressure at room temperature or by cooling the atmospheric pressure। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को से कूल करना शुरू करते हैं तब भी जो है क्या होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और इस तरह की बहुत सारी गैसेस जो हैं ये क्या होंगी, ये लिक्विफाई होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपने सुना होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो आपको याद होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज कूल्ड अंडर हाई प्रेशर। मैं आपको बताऊं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हमेशा हाई प्रेशर में रख कर कूल किया जाता है, और जब ऐसा किया जाता है इट कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, है ना। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ड्राई आइस का कंसेप्ट जो बताया था वो इसी से रिलेटेड था। कार्बन डाइऑक्साइड को मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप हाई प्रेशर के अंदर ठंडा करते हैं, इफ यू कूल इट अंडर हाई प्रेशर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, it can be directly converted into solid carbon dioxide which is also known as dry ice। तो ये कंसेप्ट है, इसके बारे में आपको समझना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया एक गैस जो है उसको आप लिक्विफाई कर सकते हैं प्रेशर को इंक्रीज करके या टेम्परेचर को डिक्रीज करके। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, और वो क्या है, जो टेम्परेचर को कम करने का इंपैक्ट है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर। तो टेम्परेचर वाला कंसेप्ट जो है, उसको लोअर करने वाला, उसको कम करने वाला कंसेप्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेशर बढ़ाने से। एंड दिस इज द मेन रीजन फॉर एवरी गैस देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर above which the gas cannot be converted into liquid। For every gas there is a certain temperature, okay। For every gas there is a certain temperature। मैं यहाँ लिख देता हूं, for every gas there is a certain temperature, there is a certain temperature, for every gas there is a certain temperature above which the gas cannot be converted into liquid। So for every gas there is a certain temperature above which the gas can't be लिक्विफाइड, ठीक है। तो हर गैस के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है, देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, फॉर एवरी गैस देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर अबव विच द गैस कांट बी लिक्विफाइड। तो दोनों स्टेटमेंट सेम है, एक ही मतलब है। और मैं आपको बता दूं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, there is a certain temperature above which the gas cannot be converted into the liquid state or it cannot be liquefied। और चाहे आप जितना मर्जी प्रेशर डाल लें, जो मर्जी प्रेशर आप अप्लाई कर लें, जितना मर्जी प्रेशर आप इंक्रीज कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये जो टेम्परेचर है ना, इसको हम कहते हैं, वी कॉल दिस टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर। वी कॉल दिस टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके। This temperature is known as critical temperature। So what is critical temperature? Every gas, for every gas there is a certain temperature above which, for every gas there is a certain temperature above which the gas can't be liquefied, and this temperature is known as critical temperature। ये टेम्परेचर जो है इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो है 31.15 डिग्री सेल्सियस, ओके। या इसको हम और 304.15 केल्विन भी हम इसको कंसिडर करते हैं, ओके। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड द क्रिटिकल टेम्परेचर इज 31.15 डिग्री सेल्सियस और 304.15 केल्विन। ये क्रिटिकल टेम्परेचर है किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और मैं आपको बता दूं,
इस क्रिटिकल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं, वी कॉल इट क्रिटिकल प्रेशर। मतलब ये क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ जो प्रेशर रिलेटेड होता है उसको हम कहते हैं, वी कॉल दैट प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर। और मैंने अभी आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 31.15 डिग्री सेल्सियस है, जिसको 304.15 केल्विन भी कहा जाता है। एंड द क्रिटिकल प्रेशर corresponding to this temperature is 73.9 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो मैंने अभी अभी आपको जो बताई बात वो ये थी, पहले तो मैंने आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में बता दिया था। ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमने डिस्कस किया था, ये सारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिस्कस किया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर भी जो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और कई केसेस में क्या होता है, दोनों करने पड़ते हैं, प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है और टेम्परेचर भी लोअर करना पड़ता है। लोअरिंग टेम्परेचर का कंसेप्ट जो मैंने बताया उसमें बताया कैसे वो काम करता है। काइनेटिक एनर्जी उसमें डिक्रीज हो जाती है, इंटरपार्टिकल डिस्टेंसेस बढ़ जाते डिक्रीज हो जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है, इंटरपार्टिकल फोर्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कुछ केसेस में ये दोनों चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फैक्टर्स। और फिर मैंने आपको एक बात बताया, जिन चीज़ों में ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, उनमें भी इंपॉर्टेंट बात जो है वो टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर का लोअर होना ज़रूरी होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जो है वो लिक्विफाई जो है वो जल्दी हो जाती हैं, आसानी से हो जाती हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। ओके, या और बाय कूलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, फिर मैंने आपको एक और बात बताई, और वो मैंने बताया कि टेम्परेचर जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और हर गैस जो होता है, फॉर एवरी गैस देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर विच इज अबव विच द गैस कांट बी लिक्विफाइड, एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और इस टेम्परेचर के साथ जो रिलेटेड प्रेशर होता है उसको हम क्रिटिकल प्रेशर के नाम से जानते हैं। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल दिया, 31.15 डिग्री सेल्सियस या 304.15 केल्विन पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। और इस टेम्परेचर पर क्रिटिकल प्रेशर जो है उसका 73.9 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में। ये आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले लेक्चर का। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर ही रहिए, सेफ रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है पढ़ाई लिखाई में लगाइए। टेक केयर, बाय।